शुरू करने जा रहा हूँ लेक्चर नंबर 3। ठीक है। अब देखो, इसमें हमने इतना सब कुछ पढ़ लिया था। हम्म ये भी पढ़ लिया था कि इसमें कोनिकल नोड्स बनते हैं इस तरीके से। ठीक है, कोनिकल नोड्स बनेंगे। ठीक। और ये भी हमने पढ़ लिया था कि इसमें डिफरेंशियल शील्डिंग होगी। ठीक है ना। पी एक्स पी वाई पी जेड में सेम होता है, तो इसमें डिफरेंशियल शील्डिंग नहीं होगी पी में। डी में होगी, क्यों? क्योंकि डी में देखो, इसमें 4 ऑर्बिटल है। जितने भी सारे होते हैं ना, बाकी चार जो होते हैं, बाकी चार जो हमारे डी होते हैं, डी ऑर्बिटल होते हैं, उनमें 4 लोब्स होते हैं इस तरीके से। 4 लोब्स होती हैं इस तरीके से, तो मतलब कि इसकी तो शील्डिंग अलग हो जाएगी, और इसमें 8 लोब्स होती हैं, इसकी शील्डिंग अलग हो जाएगी। तो इसलिए डिफरेंशियल शील्डिंग होगी इसमें, इसकी शील्डिंग ज़्यादा होगी। समझ में आ ही रहा होगा, इसकी शील्डिंग ज़्यादा होगी। ठीक है। अच्छा, 8 लोब है ना इसमें, बता दिया था 8 लोब है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, हर तरफ से घिरा हुआ है, तो हर तरफ से शील्डिंग करी करी हुई है इसने न्यूक्लियस की। ठीक। ठीक है भाई। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना, आज बेसिकली हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ये। ठीक है। कि डी ऑर्बिटल्स जो है वो किस तरीके के बॉन्ड फॉर्म करेंगे। ठीक। डी ऑर्बिटल्स किस तरीके के बॉन्ड फॉर्म करते हैं, सिग्मा पाई डेल्टा फाई, ये सब तरीके के हम बॉन्ड्स इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक। तो चलो पढ़ते हैं हम। आई होप आपको इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आप। ठीक है। 1 मिनट। तो टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है। तो देखो, टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन जो होगा, इसमें जो बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे, कैसे कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है। तो अगर मान लो कि आपके पास एक लोब है और एक लोब के साथ ही इंटरेक्ट कर रहा है। एक लोब है, एक लोब के साथ ही इंटरेक्ट कर रहा है। तो ऐसे कौन से केस होंगे? एस एस कर सकते हैं, एस पी कर सकते हैं। ठीक है। पी पी कर सकते हैं। ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा, पी पी कर सकते हैं, पी डी कर सकते हैं, डी डी कर सकते हैं। ठीक है। एक लोब से एक लोब का इंटरेक्शन तो सिंपल सी बात है, हो जाता है। ठीक है। ऐसे जितने भी होते हैं ना, एक लोब से एक लोब, वो सारे सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है। और इसमें सिग्मा बॉन्ड बनाने में सिर्फ एक लोब की रिक्वायरमेंट होगी इसमें। ठीक है ना, एक लोब की रिक्वायरमेंट होगी, और जितने भी सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, आप एक बात ध्यान रख लेना कि इसमें कैसी होगी, हेड ऑन ओवरलैपिंग। हेड ऑन ओवरलैपिंग। ठीक। ऐसी इसी बात है। हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी ना, एक बॉन्ड बनेगा, एक ही सिग्मा बॉन्ड बनेगा ना, हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी। ठीक। ये वाली बात है बस। तो सब में हो सकता है, एस 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 पी 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 डी डी डी। ये एक लोब का हो गया। ठीक है। लेकिन अगर मैं दो लोब का करूं, देखो ये तो हो गया हेड ऑन ओवरलैपिंग। ठीक है। एक होती है साइड वाइज ओवरलैपिंग। साइड वाइज ओवरलैपिंग, अब साइड वाइज ओवरलैपिंग अगर मैं करूंगा तो क्या होगा, देखो। साइड वाइज ओवरलैपिंग में मेरे को क्या चाहिए, एक दो लोब का इंटरेक्शन चाहिए, दो लोब का इंटरेक्शन चाहिए, और एक मुझे चाहिए चार लोब का इंटरेक्शन। एक चार लोब का इंटरेक्शन चाहिए होगा, और एक दो लोब का चाहिए होगा। और दो लोब का जो इंटरेक्शन होगा, वो कैसा इंटरेक्शन होगा, देखे जरा। वो होगा साइड वाइज ओवरलैपिंग। ठीक है ना, वो साइड का मामला होगा। साइड का मामला होगा, तो साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा। ठीक है। खांसी हो रही है यार। देखो भाई, पीपी, पीडी, डीडी, इन तीनों में हो सकता है। दो लोब इंटरेक्शन इन तीनों में हो सकता है। ठीक है। साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। और क्या बॉन्ड्स बनेंगे इसमें, क्योंकि दो लोब है। ठीक है ना, तो एक बॉन्ड ऐसे बनाएगा, दो दूसरा बॉन्ड ऐसे बनाएगा, सीधी सी बात है ना, ऐसे बनेगा ये, ऐसे, ऐसे। तो इस तरीके से बन रहा है। तो ऐसे बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, पाई बॉन्ड्स। ये डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, तो ऐसे बॉन्ड्स को हम क्या कहेंगे, पाई बॉन्ड्स। ठीक है। चार लोब का इंटरेक्शन है। चार लोब का इंटरेक्शन है, तो चार लोब का इंटरेक्शन को हम क्या कहेंगे, देखो जरा। सिर्फ डी डी में हो सकता है ये। ठीक है ना, सिर्फ डी और डी में हो सकता है। तो डी और डी में हो सकता है, तो मैं इसका वैसे बना के दिखा दूंगा। ऐसे बॉन्ड्स को हम डेल्टा बॉन्ड्स कहते हैं। ठीक है ना, कैसे बॉन्ड्स हैं, डेल्टा बॉन्ड्स। ये कुछ ऐसा होता है, जैसे मान लो आपके पास एक डी ऑर्बिटल है इस तरीके का, नॉन एक्सियल मान लिया मैंने, और एक ऐसा ही है दूसरा नॉन एक्सियल। ठीक। तो ये वाला जो है ना, ये वाला, ये इसके साथ चला जाएगा,
ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, और ये वाला इसके साथ। तो समझ रहे हो कैसे बना डेल्टा बॉन्ड? ये कुछ ऐसे बना है, देखो जरा। डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से हुआ है। जो हमारे पास चार चार लोब है, चार लोब है, चार लोब का चार लोब के साथ ही हुआ है। चार लोब के ऊपर ही आए हैं, जस्ट ऊपर। ठीक है ना, चार लोब के जस्ट ऊपर आ गए हैं। तो क्या, कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ इसमें? डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। ठीक, बात समझ में आ रही है कि नहीं? अच्छा, चलो ये मैं मिटा रहा हूँ। उसके इसके बाद है ना, मैं पता क्या कराऊंगा आपको, इसके बाद मैं आपको कराऊंगा, बेसिकली एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको कि कैसे कैसे सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन इसके अंदर हो रहे हैं। सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन कौन सा ऑर्बिटल करेगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो, तो पहले तो आप देखें सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। आपने अभी तक सिर्फ एक चीज पढ़ी है, मुझे नहीं पता आप कहीं भी पढ़ते होंगे, आपने सिर्फ एक चीज पढ़ी होगी कि भाई सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गया, एक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और स्ट्रॉन्ग है काफी। ठीक है ना, ड्यू टू मोर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, हाई एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। ठीक है ना, बस आपने इतना ही पढ़ के छोड़ दिया। आपने कभी जानने की कोशिश नहीं करी कि हाई एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, क्यों हो रहा है, इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है ये, इसकी बॉन्ड एनर्जी इतनी ज्यादा क्यों है। आपने कुछ जानने की कोशिश करी अभी तक? नहीं। देखिए साहब, आज मैं आपको थोड़ा सा परिचय करवाऊंगा कि डी जेड स्क्वायर जो ऑर्बिटल है हमारा, कितना प्यारा ऑर्बिटल है, कितना सिग्निफिकेंट ऑर्बिटल है ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। ठीक, तो जरा देखें सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। अब ना देखो, जब सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ तो हमने, मैं तो ये कह रहा हूं कि डी जेड स्क्वायर से होगा, सही बात है, लेकिन उसी से क्यों होगा ये भी आप जाने जरा। मान लो मैंने कोई ऐसा डी ऑर्बिटल ले लिया, नॉन एक्सियल मान लो, और इस तरीके का ले लिया। क्या इन दोनों में होगा? नहीं। इन दोनों में दो बॉन्ड बनेगा, दो बॉन्ड बनेगा तो पाई हो गया, पाई हो गया। और अगर चार के ऊपर चार आ रहा है तो डेल्टा हो गया, चार के ऊपर का चार आ रहा है तो डेल्टा हो गया। बताया था ना, चार के ऊपर चार अगर डेल्टा हो जाएगा। तो इसमें मैं एक तो लूंगा, अ, ऐसे मान लो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, हम हेड ऑन ओवरलैपिंग करवाते हैं ना, हम हेड ऑन ओवरलैपिंग करवाएंगे फिर सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में हम हेड ऑन करवाएंगे। अ, आपका ये हो जाएगा, फिर एक्सियल ही लेना पड़ेगा। एक दूसरा एक्सियल ले लिया। ठीक है, तो जब करवाया हमने, जब हमने करवाया इसका तो क्या होगा, देखो जरा, जब हमने इसका करवाया तो ये देखो, ये है ना, ये सिग्मा बॉन्ड बना। ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड बना, इसमें कोई प्रॉब्लम थी? नहीं। इसमें हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है, इसमें क्या कोई प्रॉब्लम थी? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं डी जेड स्क्वायर की, तो जरा ध्यान से देखना, ये तो बड़ी लोब है, ध्यान से मेरी बात सुनना। डी जेड स्क्वायर की अगर मैं बात कर रहा हूं, और वहीं अगर मैंने एक और डी जेड स्क्वायर ले लिया यहाँ पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्क क्या है, आप फर्क जानो, इन दोनों में फर्क क्या होगा। देखो, एक में तो चार लोब हो गई, इनमें तो चार लोब्स हैं, इन दोनों ऑर्बिटल्स में चार लोब्स हैं। लेकिन अगर इनकी बात करी जाए तो इनमें दोनों में आठ लोब्स हैं। ठीक है। फर्क क्या है? फर्क ये है कि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। अगर आप नोटिस करें, देखो भाई, ये तो चार लोब हो गई, ठीक है, अब चार लोब हो गई, इसमें एक में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एक लोब में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी वो होगी 1/4। ठीक है ना, एक लोब में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी वो 1/4 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। ठीक है ना, वहीं अगर मैं बात करूं इसकी, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी होने वाली है? इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पक्की बात है 1/4 से तो ज्यादा ही होगी। ठीक है, आप देख सकते हो ये जो ऑर्बिटल हमारा बना, ये तो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग, ये कंस्ट्रक्टिव मिक्सिंग से बना था,
ये जो डी जेड स्क्वायर का जो हमारा एक लोब था, ये वाला जो लोब है जेड एक्सिस वाला जो लोब है वो हमारा किससे बना था? वो हमारा बना था कंस्ट्रक्टिव मिक्सिंग से। कंस्ट्रक्टिव मिक्सिंग से बना। हालांकि वो चीज़ मैं बाद में बता दूंगा, जो मैंने आपको कल बताया था ना कि डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से ही डी जेड स्क्वायर बनता है। ठीक है, वो सब मैं आपको बता दूंगा जब आगे एल सी ए पढ़ाऊंगा ना, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो डी जेड स्क्वायर किससे बना था हमारा? ये जेड एक्सिस वाला जो लोब है वो हमारा किससे बना था? कंस्ट्रक्टिव मिक्सिंग से बना था। कंस्ट्रक्टिव मिक्सिंग से याद करो, ठीक है ना, एक दूसरे से करीब आए थे तो ये बड़ा सा लोब बन गया था एक। तो ये अकेला दो लोब्स के बराबर है, ये अकेला एक लोब दो लोब्स के बराबर है कि नहीं? याद करो कल वाली बात। ठीक है, ये अकेला एक लोब दो लोब्स के बराबर है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सीधी सी बात है ज्यादा ही हो जाएगी। इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके कंपैरिजन में, इसके एक लोब के कंपैरिजन में इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी हायर देन 1/4। तो 1/4 से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा हो जाएगी। तो इस वजह से, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो इसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग भी ज्यादा होगी। देयरफॉर, यहां लिख देता हूं, देयरफॉर इट विल हैव मोर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। ठीक है ना, इसलिए सिग्मा बॉन्ड जब भी फॉर्म होता है तो किसको ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है? डी जेड स्क्वायर वाले ऑर्बिटल को। और हमेशा नोटिस करना बुक्स में कुछ ऐसे लिखा रहता है, डी जेड स्क्वायर वाला ऑर्बिटल हमेशा पहले लिखा रहता है, और यही वाला जो है ना, यही सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। पहला बॉन्ड जो बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड ही बनता है। और कौन बनाएगा वो? ये वाला। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि इसमें बेटर हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी, तो बेटर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगी, या फिर आप कह लो कि बेटर हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी। क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्लास में नहीं पढ़ाया जाता बहुतों को। ठीक तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, मेरे ख्याल से आपको सिग्मा बॉन्ड का समझ में आ गया होगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कैसे होता है। ठीक है ना, डी जेड स्क्वायर वाला ही फॉर्म करेगा। ठीक, अच्छा अब बात कर लेते हैं पाई बॉन्ड्स की। अगर पाई बॉन्ड्स के बारे में बात करेंगे तो देखो पी पाई डी पाई इन सब के बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, अब पी पाई डी पाई के बारे में बात करेंगे तो देखो कैसे होगा। अगर मैं बात करूं आपसे इस तरीके से, मैं पाई बॉन्ड पढ़ा रहा हूँ, पाई बॉन्ड में अगर मैं इस तरीके से आपसे बात करूं, तो आप देख सकते हो, ये देखो ये बन रहा है, एक इससे बन गया, एक इससे बन गया, तो क्या हुआ? ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में। ठीक है, और एक चीज और बता दूं मैं, पाई बॉन्ड में ही ना, आपने एक चीज पढ़ी होगी, या फिर आप आगे पढ़ोगे, कोऑर्डिनेशन पढ़ोगे, डी पाई पी पाई बैक बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन में बहुत होता है ये, डी पाई पी पाई बॉन्डिंग ये सब बहुत होता है। तो एक चीज देखो यहाँ पे, ये प्लस है ये माइनस है, फेजेस हैं ये, याद है ना, ये फेजेस हैं, चार्जेस नहीं। ठीक, तो देखो मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ मैं, क्योंकि आपके लिए ग्रैस्प करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ग्रैस्प करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, मैं बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ ताकि आप आराम से चीज़ों को समझ पाओ। ठीक है, प्लस से प्लस हो गया, माइनस से माइनस हो गया, और आप जानते हो जब सेम फेज वाले जो ऑर्बिटल है, जब वो ओवरलैप करेंगे, हम मिक्स करेंगे आपस में, तो क्या होगा? एक जो एम्पलीट्यूड है जो वो बढ़ जाएगा, और एक नया जो ऑर्बिटल बनेगा वो फॉर्म होगा। लेकिन बेटा ये मिक्सिंग नहीं है, ये ओवरलैपिंग है। मिक्सिंग और ओवरलैपिंग अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो कंफ्यूज मत करना ये बात। कहीं पता चला आपने इन दोनों को मिला के एक नई
अलग से एक ऑर्बिटल बना दी, नहीं, ठीक है। मिक्सिंग अलग चीज़ है, ओवरलैपिंग अलग चीज़ है, ये ओवरलैप हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक बेटा, यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है, ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने ओवरलैपिंग लिखा है ना, कहीं पे लिखा मैंने मिक्सिंग, कहीं लिखा मैंने मिक्सिंग, नहीं ना, तो ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ ठीक है। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग हो गई, ये सेम फेज में था तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आई, ठीक है। अब अगर मैं यही डी जेड स्क्वायर की बात करूंगा, ये मिटा दूं मैं, ठीक है भाई, मैं ये मिटा रहा हूँ। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, नहीं आई है तो वापस रिवाइंड करके देखो। डी जेड स्क्वायर ले रहा हूँ, ठीक है, और एक पी ले लिया। देखो यहाँ पे क्या है, ये देखो एक डी है और एक पी है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डी पाई पी पाई बन रहा था यहाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग हो रही है। कंस्ट्रक्टिव क्यों बोला मैंने, कंस्ट्रक्टिव इसलिए बोला क्योंकि प्लस वाला प्लस के साथ है, माइनस वाला माइनस के साथ है, ठीक है। लेकिन आप एक बात जानते हो, ये प्लस प्लस होता है और ये प्लस माइनस होता है। डी जेड स्क्वायर में एक प्लस, ये दोनों प्लस प्लस होंगे, ठीक है, और एक होगा प्लस और एक होगा माइनस पी में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी, यहाँ तो कंस्ट्रक्ट हो गई लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रक्ट हो गई, तो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग हो गई, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग हो गई। अब क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग हो गई, तो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएंगे यहाँ। सब पढ़ाऊंगा ये सब पढ़ने को मिलेगा आपको एमओटी में। एमओटी में मैं आपको बता दूंगा, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया और यहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा। यहाँ बीएमओ फॉर्म हो गया और यहाँ पे एनबीएमओ फॉर्म हो गया। क्या बात क्लियर है आपको, ठीक। तो यहाँ पे तो डी पाई पी पाई बनने से रहा, यहाँ पे कोई डी पाई पी पाई, नो डी पाई पी पाई फॉर्मेशन, नो डी पाई पी पाई बॉन्डिंग, ठीक। बहुतों को पता नहीं होती है ये बात, आप लकी हो आपको पता है, ठीक। आई होप ये सब आपने नोट डाउन कर लिया होगा। सिग्मा बॉन्ड बता दिया मैंने, पाई बॉन्ड बता दिया मैंने, अब डेल्टा बॉन्ड्स की तरफ चलते हैं। ये पढ़ने में आपको मजा आएगा, डेल्टा बॉन्ड्स। अच्छा, डेल्टा बॉन्ड्स में आपको चार लूप्स तो चाहिए, हर हाल में आपको चार लूप्स चाहिए, और आपको पता है ये डी डी से बन सकता है, सिर्फ डी और डी, डी और डी के इंट्रैक्शन से बन सकता है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें होगा क्या, देखो जरा, मैंने आपको वो बता दिया, पाई मैंने आपको बता दिया, सिग्मा मैंने आपको बता दिया। अब देखो इसमें, देखो होगा क्या, देखो चार है और एक ये चार है, एक चार है और एक ये चार है, तो क्या होगा, देखो इसका इसके साथ, देखो भाई, इसका इसके साथ, ठीक है ना, इसका इस वाले के साथ, ठीक, और इसका इस वाले के साथ, हाँ, इस वाले का इसके साथ हो गया, ठीक है। तो ये बन जाएगा, ठीक है ना, ये डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ पे, ठीक। क्या बात है, वो क्लियर है, ये तो हो गया, ठीक। आपको बात क्लियर हो गई, बता दिया था मैंने वैसे तो, चलो आपको अगर नहीं समझ में आया वापस बता देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वापस बताऊंगा। देखो ये है, चार लोब्स हैं, ये चार लोब्स हैं, ये चार लोब्स इसके ऊपर आई, चार लोब के ऊपर आई, बताओ, अरे चार लोब, इन चार लोबों की, चार लोब के ऊपर आई है कि नहीं, बस यही है डेल्टा बॉन्ड, ठीक है, बस ऐसे, ये चार लोब के ऊपर आई है, बस यही डेल्टा बॉन्ड है, कुछ नहीं, ठीक। तो मुझे एक बात बताओ, डेल्टा बॉन्ड कौन कौन देगा, देखो मैंने बताया चार लोब्स इसमें इन्वॉल्व होती हैं, कितनी लोब्स,
4 लोब्स, सिर्फ 4 लोब्स, 8 लोब इन्वॉल्व नहीं होंगी। 8 लोब इन्वॉल्व नहीं होंगी तो इसका मतलब क्या है कि डी जेड स्क्वायर तो बनाएगा नहीं। सिर्फ 4 ही ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जो बना पाएंगे। तो बताओ मुझे कि कौन कौन से 4 ऑर्बिटल्स डी के जो 4 ऑर्बिटल्स हैं हमारे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये सारे बनाएंगे, है ना। और एक डी जेड स्क्वायर है, इट विल नॉट फॉर्म डेल्टा बॉन्ड, नॉट फॉर्म डेल्टा बॉन्ड, ठीक है ना। ये डेल्टा बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा, बाकी सारे करेंगे, ठीक है, बाकी सारे करेंगे। ऐसा हमें लगता है, ऐसा हमें लगता है, उल्लू बना दिया मैंने आपको, ठीक है। ऐसा हमें लगता है कि ये चारों देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना। बहुत ही एक कड़वा सच है इसके पीछे, ठीक है ना। देखो भाई, कड़वा सच क्या है कि ये तो बनाएगा, ठीक है, और ये भी बनाएगा, लेकिन ये दोनों नहीं बनाएंगे, ये दोनों फॉर्म नहीं करेंगे, ये भी फॉर्म नहीं करेगा, ये दोनों भी फॉर्म नहीं करेंगे, ठीक है। बात क्लियर है। तो सिर्फ 2 ही है, तो आंसर बेटा 4 नहीं आता इसमें, इसमें आंसर कितना आता है, सिर्फ 2। ओनली डी एक्स वाई, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विल फॉर्म डेल्टा बॉन्ड्स। बात क्लियर हो गई। अच्छा, इसका रीजन जानना है क्या है। अच्छा, इसका रीजन जानना जरा, बताता हूँ। देखो, आप सुनोगे तो हंसोगे, ठीक है, आप सुनोगे तो हंसोगे, सच बता रहा हूँ। डी वाई जेड, डी जेड एक्स ये नहीं बना रहे, लेकिन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी एक्स वाई बना रहे हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात। डी एक्स वाई, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बना रहे हैं, ठीक है ना। और ये दोनों नहीं बना रहे, डी वाई जेड नहीं बना रहा, और डी जेड एक्स भी नहीं बना रहा, और डी जेड स्क्वायर नहीं बना रहा, ठीक है। ये दोनों बना रहे हैं और ये दोनों नहीं बना रहे हैं, लेकिन ये दोनों जो बना रहे हैं, ये किसकी वजह से बना रहे हैं, ये इसकी वजह से बना रहे हैं। हैरानी हो रही है। डी जेड स्क्वायर की वजह से बन रहे हैं ये दोनों, ठीक। बताओ, ये खुद नहीं बना रहा, उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो कह रहा है कि मैं डिसाइड करूंगा कि कौन बनाएगा कौन नहीं बनाएगा। इसलिए कई बार डी जेड स्क्वायर को हम कहते हैं डायरेक्टर ऑर्बिटल। डायरेक्टर ऑर्बिटल। भाई एक डायरेक्टर कौन होता है, एक डायरेक्टर कौन होता है फिल्म में, एक डायरेक्टर कौन होता है, जो सबको रोल्स देता है, ठीक है ना। तू ये काम करेगा, तू हंसेगा, तू रोएगा, तू नाचेगा, तू गाएगा, ठीक है ना। सिमिलरली डी जेड स्क्वायर भी वही है, कौन हंसेगा, कौन रोएगा, कौन नाचेगा, कौन गाएगा, ठीक है, वो डी जेड स्क्वायर का काम है, ठीक। मैं बताऊंगा कैसे होता है ये। अच्छा, तो पहले तो एक बात समझो, बहुत आसान सी बात है, समझो जरा। देखो भाई, जेड एक्सेस हो गई, बोलो, ये जेड हो गया। अच्छा, और एक ये नीचे ले दो आप, एक ये जेड ले दो, ठीक है। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। ये देखो, मैंने आपको एक चीज़ बता दी कि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गया था हमारा, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन था ना, देखो ये तो एक्स जेड हो गया, और जो इसके परपेंडिकुलर में होगा वो एक्स वाई प्लेन होगा। तो जो ये वाले होंगे जेड के जो परपेंडिकुलर में होंगे, देखो भाई, एक तो ये जेड हो गया, अब इसके जो परपेंडिकुलर में होंगे, इसके जो परपेंडिकुलर में होंगे वो कौन से होंगे, वो एक्स वाई प्लेन होगा कि नहीं। अरे एक चीज़ देखो, पेन कहाँ है। देखो ये चार लोब ऐसे बनेंगे ना, ये चार लोब ऐसे बनेंगे, ये चार लोब इसके ऊपर आएंगे, ठीक है ना। ये चार लोब नीचे और ये चार लोब ऊपर, ठीक है। ये चार लोब नीचे, चार लोब ऊपर, लेकिन और ये जो बीच वाला है, ये जो बीच वाला है, ये देखो ये वाला पेन जो है, ये जो बीच वाला है, ये क्या है, ये जेड है,
ये डी जेड स्क्वायर है ना, ये डी जेड स्क्वायर है, ये डी जेड स्क्वायर है, ये जेड एक्सेस है, और जो इसके परपेंडिकुलर में है वो कौन सा है, वो एक्स वाई प्लेन है। ठीक, इसके परपेंडिकुलर में कौन है, एक्स वाई प्लेन। तो जरा ध्यान से देखो, ये देखो भाई, अब बात को समझ में आई, वो एक्स वाई प्लेन है। और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि सिर्फ 4 और 4 होंगी, 4 लोब 4 लोब, ठीक है ना, 4 लोब ही बनाएंगी डेल्टा बॉन्ड्स। जेड नहीं बना पाएगा, वो इसलिए नहीं बना पाएगा, ये देखो 8 लोब होती है ना इसमें, ये देखो ये वाला तो जाएगा इसके साथ, ये वाला जाएगा इसके साथ, ये वाला जाएगा इसके साथ, ठीक है, ये वाला जो हरा वाला है, देखो भाई, हरा वाला जाएगा यहाँ पे, टै टै, ठीक है, इस तरीके से हो गया, ये हो गया। अच्छा, अब जो जेड वाला है, इसके परपेंडिकुलर में कौन है, एक्स वाई प्लेन, इसके परपेंडिकुलर में कौन है, एक्स वाई प्लेन। ठीक, तो आप एक बात समझने की कोशिश करो, ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि ये क्या है यार, ये देखो, ये चीज़ मैंने आपको बता दी, ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बता दी, ठीक। अब जरा ध्यान से देखो, ये तो जेड है, ये तो जेड है, और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो ये 4 विद 4, 4 विद 4, 4 विद 4, इस तरीके से बनता है, इस तरीके से बनता है। लेकिन ये जेड, जेड क्या है, ये बीच में आ रहा है ना, ये बीच में आ रहा है, ये जेड क्या फॉर्म कर रहा है, ये जेड पहला बॉन्ड बना रहा है। पहला बॉन्ड कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। तो सबसे पहले तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखें कि जो पहला बॉन्ड, हमेशा जो फर्स्ट बॉन्ड होगा वो सिग्मा ही बनेगा, सिग्मा ही बनेगा, ठीक है ना। अगर आप एक से एक ऐसे लिंक कर रहे हैं इस तरीके से, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा दो पाई, एक सिग्मा दो पाई और एक डेल्टा, ठीक है ना, इस तरीके से, इसको कहते हैं क्वाड्रपल, क्वाड्रपल कहते हैं इसको, क्वाड्रपल, ठीक है ना, क्वाड्रपल कहेंगे इसको, ठीक है। 4 बॉन्ड बनाने वाले को एक सिग्मा दो पाई और एक डेल्टा, ठीक है। तो हमेशा जो फर्स्ट बॉन्ड फॉर्म होगा वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा, और जो कि जेड वाले पे आ रहा है, जेड एक्सिस पे आ रहा है। अब जेड एक्सिस पे आ रहा है, अब हमने ये पढ़ा है कि जेड एक्सिस पे हमेशा यही बनता है, सिग्मा बॉन्ड ही बनता है। लेकिन जो डेल्टा बॉन्ड्स है वो एक्स वाई प्लेन में ही तो बनेंगे, तो जेड तो इन्वॉल्व ही नहीं होगा, तो सिर्फ एक्स वाई प्लेन में ही क्या बनेंगे, हमारे डेल्टा बॉन्ड्स बनेंगे। एक्स वाई प्लेन में ही हमारे कौन से बॉन्ड्स बनेंगे, डेल्टा बॉन्ड्स। और जरा ध्यान दो, एक्स वाई प्लेन में ही तो बन रहे हैं, डी एक्स वाई और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब बात समझ में आ रही है। तो जेड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का, जेड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए आ रहे हैं ये, क्या बात क्लियर है। जेड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए आ रहे हैं ये, जेड एक्सक्लूडेड है ये, आप देख सकते हो जेड एक्सक्लूडेड है, जेड नहीं है, ठीक है। तो बस यही वाली बात है इसके अंदर। क्या बात क्लियर है आपको। एक क्वेश्चन करवा दूं इसका, चलो एक क्वेश्चन कराता हूँ। Which of the following bond will form, mm, will form नहीं, will follow Z exclusion, Z exclusion प्रिंसिपल, ठीक है ना, या फिर फॉर्म बाय Z एक्सक्लूडेड ऑर्बिटल्स, एक ही बात है, ठीक है। तो ऑप्शंस होंगे इसमें, सिग्मा, पाई, डेल्टा, फाई, 4 तरीके के बॉन्ड्स होते हैं। तो आप डेल्टा पे टिक लगा के आना, ठीक है ना। तो डेल्टा बॉन्ड्स ही ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जो Z एक्सक्लूडेड फॉर्म होते हैं। क्या बात क्लियर है आप लोगों को, बात समझ में आ रही है। मैंने क्या बोला यहाँ पे, एक्स वाई प्लेन में ही ये फॉर्म होंगे, ठीक है ना। 4 लोब 4 लोब 4 लोब 4 लोब, और ये जो जेड वाला है ये क्या कर रहा है, ये बस ये बेसिकली डिसाइड कर रहा है, ठीक है ना। सबसे पहले ये बनेगा, सबसे पहले तो जेड बनेगा, बिना सिग्मा के हम डेल्टा कैसे बना सकते हैं भाई, पहले सिग्मा बनेगा, फिर 2 पाई बनेंगे, फिर एक डेल्टा बनेगा। तो डेल्टा बनाने के लिए पहले सिग्मा बनाना जरूरी है ना। तो सिग्मा किससे बना, जेड से बना, उसके बाद पाई बना होगा कहीं पे, उसके बाद डेल्टा बन गया, ठीक।
अच्छा, ठीक है भाई। आई होप ये आपने नोट कर लिया होगा। तो कोवलेंसी एंड एक्साइटेशन थ्योरी में शुरू करने जा रहा हूँ। तो कोवलेंसी क्या होती है? कोवलेंसी होती है कितने नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बने हैं, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म। नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म ठीक है ना, कितने नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स इसमें बने हैं। अच्छा, अगर बाय चांस मान लो मैं कार्बन ले लूँ, ठीक है ना, और मैं कहूँ कार्बन की कोवलेंसी कितनी होती है, तो आप सीधे छूटते ही बोलोगे भैया 4 होती है। ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ा सा उलझाता हूँ इसमें। कार्बन क्या होता है बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या होगी, यही होगी 1s2 2s2 2p2। तो 1s2 2s2 2p2 आप कैसे लिखेंगे, आप आखिरी दो लिख दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरीके से 2s हो गया 2p हो गया, बताओ यही होता है, बोलो। ठीक है ना, तो देखो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 अनपेयर्ड है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मतलब कि इसकी जो कोवलेंसी होगी कार्बन की, वो कितनी आई, 2 आई। जो कोवलेंसी आई कार्बन की वो कितनी आई, 2 आई। लेकिन हम तो कुछ और ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। हम तो ये पढ़ते हुए आ रहे हैं, भाई ये 10th में पढ़ा था हमने कि हमने मीथेन का मॉलिक्यूल पढ़ा था, CH4। और जब IUPAC पढ़ी थी तो एक चीज़ और पढ़ी थी हमने कि भाई कार्बन जो है वो पूरा, जब हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाते थे, जब स्ट्रक्चर्स बनाते थे, IUPAC नेम हमको बेसिकली दिया हुआ होता था। तो जब हम स्ट्रक्चर्स बनाते थे तो टीचर हमें ये कहता था कि भाई कार्बन का ध्यान रखना, हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। हम तो ये पढ़ते हुए आ रहे हैं, कार्बन ऑलवेज फॉर्म 4 बॉन्ड्स, कार्बन इज टेट्रावेलेंट, कार्बन इज टेट्राहेड्रल, कार्बन जिंदा ही 4 बॉन्ड्स पे है। तो भैया आप ये क्या कह रहे हो कि कोवलेंसी 2 होती है, 4 क्यों नहीं है? बेटा 4 ही है, आप देखो जरा ध्यान से। लेकिन क्या है ना, उसको एक्साइट कराना पड़ता है। ये जो कार्बन है ना, इसकी ग्राउंड स्टेट है ये। कार्बन की अगर मैं एक्साइटेड स्टेट मांग के चलूँ, एक्साइटेड स्टेट, ठीक है ना, एक्साइटेड स्टेट अगर मांग के चलूँ, तो देखो कुछ ऐसा होगा, ये जाएगा इसमें, ठीक है ना, ये गया इसमें, तो फिर क्या हुआ, ऐसा हाल हुआ इसका। तो अब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब 4 अनपेयर्ड हैं। 4 अनपेयर्ड हैं तो कोवलेंसी कितनी हो जाएगी अब, कोवलेंसी विल बी 4। ठीक है, कोवलेंसी विल बी 4। ठीक, मतलब यार ये तो अच्छा नहीं लगा कहने में। हम हमेशा ये कहते थे कि कार्बन इज टेट्रावेलेंट, कार्बन इज ऑलवेज टेट्रावेलेंट। तो कार्बन का मतलब क्या, एक्साइटेड कार्बन है। जो हम कहते हैं कि कार्बन इज टेट्रावेलेंट, तो बेसिकली वो क्या एक्साइटेड कार्बन इज टेट्रावेलेंट कहना चाह रहा है? जी बिल्कुल, वो यही कहना चाह रहा है, हमेशा एक्साइटेड कार्बन ही टेट्रावेलेंट होता है। लेकिन क्या हमेशा एक्साइटेशन करवाने ही पड़ते हैं, ज़बरदस्ती है, या एक्साइटेशन अपने आप ही हो जाते हैं? ये भी हमें देखना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि अगर मैं फॉस्फोरस की बात करूंगा ना, तो फॉस्फोरस में कुछ अलग ही चीज़ है। फॉस्फोरस अगर मैं ले लूँ यहाँ पे, तो देखो फॉस्फोरस क्या है, 1s2 2s2 2p5, ठीक है, सॉरी 2p3, कितना है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। हाँ अब सही है ना, 15 होता है। तो चलो, आप एक चीज़ देखें इसमें, 3s2 है और 3p3 है, ठीक है ना, 3s हो गया और एक 3p हो गया। अब इसमें क्या है, इसमें 3 अनपेयर्ड है, 3 अनपेयर्ड है, ठीक है, और डी कहीं दूर है, डी जो है वो कहीं दूर होगा, डी जो है कहीं दूर होगा, और डी जो है वो पूरा खाली पड़ा हुआ है, डी इसका पूरा खाली पड़ा हुआ है। तो इसके डी में एक इलेक्ट्रॉन और आ सकता है, एक इलेक्ट्रॉन और आ सकता है। लेकिन डी क्या है ना, काफ़ी दूर है। मैं आपको इसको इसको सही से बना के दिखाता हूँ। जो हमारा फॉस्फोरस है ना, फॉस्फोरस देखो कुछ ऐसा होगा, 3s2 3p3 है, ठीक है, ये एस हो गया, ये पी हो गया, और यहाँ दूर कहीं डी हो जाएगा।
एस कहीं इस एनर्जी लेवल पे होता है, पी कहीं यहाँ पे हो जाएगा एन पी, और डी कहीं ऊपर हो जाएगा। तो इसको एक्साइट कराने में जो एनर्जी लगती है ना वो काफ़ी ज़्यादा लगती है, तो इसलिए इसको ज़बरदस्ती एक्साइट कराना पड़ता है। लेकिन कार्बन के केस में क्या है ना, देखो ज़रा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे तो 3 हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कार्बन के केस में क्या है, कार्बन के केस में आसानी से हम एक्साइट नहीं करवा सकते, ठीक है। एक्साइटेशन एनर्जी इज टू हाई फॉर, सॉरी, कार्बन में एक्साइटेशन हम आराम से करा सकते हैं, क्या बोल रहा हूँ मैं, कार्बन, इन कार्बन excitation can be done very easily। अब देखो ऐसा होता क्यों है, जो कार्बन है ना हमारा NS, और यहाँ पे हो गया NP, ठीक है, ये आ गया। अब इसकी है ना एनर्जी काफ़ी कम होती है, जो डेल्टा E होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है इसमें, जो हमारा एनर्जी होती है ना, जो एक्साइटेशन एनर्जी होती है, एक्साइटेशन एनर्जी, तो एक्साइटेशन एनर्जी जो है वो काफ़ी कम होगी एज कम्पेयर टू जो बाहर की जो इन्वायरमेंट में एनर्जी है, थर्मल एनर्जी, उससे उससे काफ़ी कम होगी, तो इसलिए ये आराम से एक्साइट हो जाएंगे। तो एक्साइटेशन जो है, क्योंकि डेल्टा ई कम है, तो एक्साइटेशन आराम से फेवर हो जाएगा, एक्साइटेशन आराम से फेवर हो जाएगा, एक्साइटेशन फेवर्स इजीली। तो कार्बन में तो कोई दिक्कत नहीं आती, कार्बन की तो कोवलेंसी 4 ही होती है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं फॉस्फोरस की, तो इसमें 3 होती है, और 5 भी हो सकती है जब मैं एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें प्रोवाइड करूंगा। जब सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें प्रोवाइड करूंगा, मान लो कोई कोई एनर्जी होगी एक्साइट करने के लिए, मैंने ये मान लिया EXE, ठीक है। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन आया, एक इलेक्ट्रॉन जंप करा इसमें, तो इसमें आया। अब देखो कितने इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, अब इसमें 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए। तो जो कोवलेंसी आई ना हमारे पास, वो कोवलेंसी कितनी आई, 3 आई और एक 5 आई। कोवलेंसी कितनी आई है हमारे पास, एक 3 आई है और एक 5 आई है, ठीक, एक 3 आई है और एक 5 आई है। तो ये हमने क्या करवाया है, बेसिकली यहाँ पे ज़बरदस्ती एक्साइट करवाया है ना। तभी आप देखो PCl5 भी एग्जिस्ट करता है, PCl3 भी एग्जिस्ट करता है, PCl5 भी है, PCl3 भी है, ठीक है। अब आप मेरे से पता है क्या बोलोगे, भैया फॉस्फाइन तो होता है PH3, PH5 नहीं होता, इसका क्या रीज़न है, ये अभी आएगा, ठीक है ना, ये अभी आएगा जब मैं कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी आपको बताऊंगा। कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी में मेरी बात ज़रा ध्यान से सुन लेना आप लोग, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी आपका पूरा एमओटी निकाल देगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपने कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी नहीं पढ़ी, आपका एमओटी गया, ठीक है ना, आपका कोऑर्डिनेशन गया, LFT गया पूरा, ठीक है ना, LFT CFT ये सब जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो सारे चले गए। तीसरा आपका इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट में भी लगता है, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट में भी होता है कॉन्ट्रैक्शन फिनोमेना, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी भी पता है, इसमें 2 तरीके के कॉन्ट्रैक्शन होते हैं कॉन्ट्रैक्शन में, ठीक है। एक होता है चार्ज कॉन्ट्रैक्शन और एक होता है पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन। बात क्लियर है, अच्छा। PH3 होता है, PH5 क्यों नहीं होता, ये सारे रीजन आपको आपको मिलेंगे कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी में। बात क्लियर, ठीक है। तो इसमें 3 हो गए, इसमें 3 और 5 दोनों बोल सकते हैं हम इसमें, ठीक। बेसिकली इसमें हो क्या रहा है कि हम इसमें NS से ND में जा रहे हैं और एक NP से ND में जा रहे हैं। आप ध्यान से देखो, अगर अगर P में इलेक्ट्रॉन होता, P में एक इलेक्ट्रॉन होता तो ये ND में जाता, ठीक है ना, S में था तो चला गया ND में। तो इसमें जो एनर्जी होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी, डेल्टा E जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगी। तो हमें ज़बरदस्ती इसमें एनर्जी लगानी पड़ती है, और जब एनर्जी लगानी पड़ती है तो ऐसे प्रोसेसेस को हम कहते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेसेस, ठीक है। ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, जिसमें एनर्जी लगानी पड़े, वैसे प्रोसेस को हम कहेंगे एंडोथर्मिक प्रोसेस। और ऐसे ऐसे प्रोसेस में क्या हो रहा था, कुछ नहीं था, बस NS से NP जाना था। इसमें क्या करना था, बस NS से NP जाना था, जिसमें ज़्यादा कोई मेहनत लगी नहीं, क्योंकि NS और NP बहुत ही कम एनर्जी गैप पे होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं ND की, ND कहीं दूर होते हैं, ठीक है। बस इतनी सी बात है, यहीं पे आपका सारा कॉन्ट्रैक्शन फिनोमेना अब आएगा, ठीक है। तो इसमें ना कुछ कंडीशंस होंगी। अब इसमें देखो कंडीशंस क्या क्या होंगी, जब भी हम एक्साइट करवा रहे हैं तो एक तरीके से मैं आपको अभी बता देता हूँ क्या है। कहाँ से शुरू करूँ, एक चीज़ आपने नोटिस करी, इसमें तो कोई ज़्यादा मेहनत लगी नहीं एक्साइट कराने में, इसमें काफ़ी मेहनत लगी है एक्साइट कराने में। तो बेसिकली बात यह है कि ये जो है ना एक कंडीशन पे हो रहा है, आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, ज़बरदस्ती है, लेकिन इसकी कोई कंडीशन नहीं है, दिस इज़ फ्री, ठीक है, दिस इज़ फ्री।
जिस पे कोई कंडीशन नहीं होती वो फ्री होता है, ठीक है ना। जैसे कि कोई कंडीशन किसी किसी ने आपके ऊपर रख दी, ठीक है ना, बेटा ये करके दिखाओ तभी तुम्हें कुछ दूंगा मैं, ठीक है। तो आपके ऊपर कंडीशन रख दी, अब आप करने बैठोगे, करोगे उसको, तो आप मुक्त नहीं हो ना उस चीज़ से, आपको मुक्ति पानी है। आपको मुक्ति पानी है, आपको अपने आप ही ऊपर उठना है, ठीक है। तो जब आप अपने आप ही ऊपर उठेंगे तो उसी को हम कहते हैं फ्रीडम। तो क्या है, फ्री हो गया ये देखो जरा, इसको हम कहेंगे फ्री एक्साइटेशन। ये क्या होता है, फ्री एक्साइटेशन। और इसको क्या है, इसको जबरदस्ती पुश करा गया है, इसको जबरदस्ती पुश करा गया है, ले बेटा तू ये एग्जाम क्रैक कर। फालतू में बैठा दिया गया है, माँ बाप ने बस जोर डाल दिया, समाज ने जोर डाल दिया कि जा भाई तू फोड़ेगा, तो उसको जोर डाला गया। बिल्कुल ऐसे ही फॉस्फोरस के ऊपर जोर डाला गया है, फॉस्फोरस के ऊपर एनर्जी ऐसे लगाई गई है। तो देखो जरा, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे फोर्स एक्साइटेशन। यहाँ लिख दूं मैं, इसको हम क्या कहेंगे, फोर्स एक्साइटेशन, ठीक है। अब फोर्स एक्साइटेशन यहाँ का वो कंडीशनल है, कंडीशनल है ना, कंडीशंस पर डिपेंड करता है, ठीक है। क्या कंडीशन रही होगी, अब देखो, अब सीधी सी बात है, यहाँ पे मेरे पास वेकेंट ऑर्बिटल था, यहाँ पे भी वेकेंट ऑर्बिटल था। तो वेकेंट ऑर्बिटल तो बेसिक कंडीशन है, चाहे फ्री हो या फोर्स्ड एक्साइटेशन हो। प्राइमरी कंडीशन मेरी ये है कि मेरे पास वेकेंट ऑर्बिटल रहे, डी हो पी हो मेरे को कोई मतलब नहीं है, भाड़ में जाए, ठीक है। वेकेंट ऑर्बिटल पक्का है, होना ही होना चाहिए, ठीक। अब दूसरी कंडीशन ये है कि भाई कॉन्ट्रैक्शन हो जाए चार्ज का, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाए चार्ज का, या कुछ ना कुछ करके बस एनर्जी गैप कम हो जाए, कुछ ना कुछ करके एनर्जी गैप बस कम हो जाए। तो जब एनर्जी गैप कम हो जाएगा तो उसमें क्या होगा, उसमें आराम से, जब एनर्जी गैप कम हो जाएगा ना, एनर्जी गैप कम हो जाएगा तो डेल्टा ई छोटा हो गया, डेल्टा ई छोटा हो गया तो एक्साइटेशन फेवर हो गई, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि अगर यहाँ पे एनर्जी कम हो जाएगी तो एक्साइटेशन फेवर हो जाएगा, ठीक है। ये वाली बात है, क्या आपको बात समझ में आ रही है? अच्छा, डिटेल में जानने के लिए हम इसको फिर कल ही देखते हैं, ठीक है। इसको मैं आपको कल दोबारा पढ़ाऊंगा, ठीक। अभी के लिए बाय बाय।